चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इन सब में क्या फ़र्क है, हैबिटेट क्या होता है, बेसिक चीज़ों पे डिस्कशन किया था। उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं एंड विल आल्सो सी कि कुछ ऐसे ही और टर्म्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट? अच्छा, आपको याद होगा एक टर्म हम लोगों ने बात करी थी, इकोटोन। याद है? व्हाट वाज इकोटोन? इकोटोन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि देयर आर टू इकोसिस्टम्स, दो इकोसिस्टम है, एक है इकोसिस्टम ए, एक है इकोसिस्टम बी। और इन दोनों डाइवर्स इकोसिस्टम में, अलग अलग इकोसिस्टम में एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम कॉमन एरिया कहते हैं, या एक ऐसा एरिया जो कि ट्रांजिशन एरिया होता है। ट्रांजिशन एरिया क्यों? क्योंकि जब आप एक इकोसिस्टम से मूव करते हो दूसरे इकोसिस्टम पे तो यू गेट दिस ट्रांजिशन एरिया। अच्छा, इस ट्रांजिशन एरिया या इस कॉमन एरिया की क्या इंपॉर्टेंस थी? यूनिक डाइवर्सिटी, ज़्यादा स्पीशीज़ की हमें वैरायटी यहाँ पे मिलती थी। यानी हम क्या कह रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पर पाए जाने वाली जो स्पीशीज़ हैं और यहाँ पर पाए जाने वाली जो स्पीशीज़ हैं उसकी एक अलग ही न्यू टाइप ऑफ स्पीशीज़ हमें यहाँ पे मिलती है। यानी हमें यहाँ वाली और यहाँ वाली स्पीशीज़ तो मिलती हैं, प्लस कुछ यूनिक स्पीशीज़ भी ऐसी मिल जाती हैं जो कि शायद हर जगह अवेलेबल नहीं है। और वो ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज दोनों जगह के रिसोर्सेज आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट? तो रिसोर्सेस के मिक्स होने की वजह से यहां पे यूनिक एक स्पीशीज डेवलप होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, दिस इज अ न्यू टर्म, एज इफेक्ट। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एज इफेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे? एज इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, अभी मैं लिखवा दूंगा, जहां पर एक इकोसिस्टम से हम दूसरे इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो वो बीच वाला एरिया जहां इकोटोन पड़ता है वहां पे एक यूनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, स्पीशीज की अलग रिचनेस पाई जाती है। इसी को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। सो व्हाट इज एज इफेक्ट इन टोटल? एज इफेक्ट कुछ नहीं बल्कि वो स्पीशीज की वैरायटी की बात हो रही है जो यहां पे यूनिक पाई जाती है। ठीक है, जैसे जूम कैसे होगी? भाई ये जूम कहाँ से होता है? जूम इन जूम आउट। नहीं होता? ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? चलो यहाँ से हो गया, लो। ठीक है,
अब उस दिन भी हम लोगों ने इसी तरीके से एक डायग्राम बनाया था, अभी दोबारा से एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको ना बेसिक कुछ चीज़ें को नोटिस करना है जब मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। अब ये यहाँ आ गया, ये भी अलग ही महान है। अगर आप इसमें देखो तो जब हम इकोसिस्टम ए की बात करते हैं तो इकोसिस्टम ए में आपको नोटिस करोगे आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्पीशीज हैं, और यहाँ पे बेसिकली कितनी टाइप्स की स्पीशीज हैं, ये 3 तरीके की स्पीशीज हैं, राइट। एक है रेड, एक है ब्लू और एक है येलो। और अगर आप इकोसिस्टम 2 की बात करोगे तो देखो यहाँ पे भी 3 तरीके की स्पीशीज है, बट ये एक यूनिक डिफरेंट स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। अच्छा, ये इकोटोन एरिया है, और इस इकोटोन एरिया में आपको कौन कौन सी स्पीशीज मिलेंगी? भाई दोनों तरीके की स्पीशीज तो मिलेंगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी मिल रही हैं, ये भी मिल रही हैं। बट अगर आप मुझे बताओ ये कहां से आई? ये यूनिक सेट ऑफ स्पीशीज जो आ रही है इकोटोन एरियाज में, इसको कहते हैं एज इफेक्ट। सो एज इफेक्ट कुछ नहीं बल्कि ओवरलैपिंग एरियाज में 2 इकोसिस्टम्स में जब भी एक यूनिक सेट ऑफ स्पीशीज आ जाती है। तो लिख लो, देखो, where 2 ecosystems overlap, the overlapping area supports species from both plus another species that is only found in the overlapping area. ये इसकी डेफिनेशन है। सो व्हाट इज एज इफेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है एज इफेक्ट के ऊपर। सो यहां पे भी ये लिखा है, दिस इंक्रीज ऑफ डाइवर्सिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इकोसिस्टम्स ओवरलैपिंग इज नोन एज एज इफेक्ट। इसलिए आप नोटिस करोगे जो ये इकोटोन एरियाज हैं इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जोन ऑफ टेंशन। क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए क्योंकि यहां पे दोनों तरीके के इकोसिस्टम्स ओवरलैप करते हैं और हमेशा यहां पे कुछ ना कुछ स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती ही रहती हैं। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इधर नहीं करती हैं स्पीशीज इंटरेक्ट या इधर नहीं करती हैं। कंपैरिजन में बात हो रही है कि ओवरलैपिंग एरिया में ज्यादा स्पीशीज इंटरेक्ट करती हैं, प्लस यूनिक स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और अभी हम देखेंगे ये नई तरीके की स्पीशीज बनती कैसे हैं। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ेंगे तब आप नोटिस करोगे स्पीशीज बन भी सकती हैं, एकदम वेराइटी की जो हमारे को स्पीशीज दिख रही हैं ये बनती हैं ओवर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। वहां पे मेंशन भी कर लेना, इकोटोन इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ टेंशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इकोटोन बड़ा होगा या छोटा होगा? वाइड हो सकता है या नैरो हो सकता है? दोनों हो सकते हैं।
क्यों? क्योंकि इकोटोन की डेफिनेशन ही है कि एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच में, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि एक इकोसिस्टम छोटा हो और दूसरा बहुत बड़ा हो, और छोटे और बड़े के बीच में आपको इकोटोन मिल जाए। ये ऐसा भी हो सकता है बड़ा भी, दोनों ही बड़े हों। इट डिपेंड्स, इट कैन बी वाइड, इट कैन बी नैरो, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज। कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हाँ, डेफिनेशन सिर्फ एक ही चीज से बनती है कि यहां पे एज इफेक्ट दिखना चाहिए बस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या इकोसिस्टम्स जरूरी है नेचुरल हो? इकोसिस्टम क्या था? व्हाट वाज इकोसिस्टम? फंक्शनल एस्पेक्ट। और इकोसिस्टम में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेयर बायोटेक इज इंटरेक्टिंग विद अ बायोटेक, जहां पे लाइफ एक एक्चुअल कंपोनेंट है, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ, जरूरी तो कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्या हो? नेचुरल। भाई नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, पॉन्ड है ना, हमारे लेक्स हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, ये नेचुरल है। बट एक ऐसा भी इकोसिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम में भी तो लाइफ पॉसिबल हो ही रही है ना, इसका मतलब ये मैनमेड इकोसिस्टम है। एक और इकोसिस्टम बताऊं मैनमेड। धान की खेती होती है, राइस की खेती होती है जब, तो आप नोटिस करोगे राइस की खेती में इनिशियल टाइम पीरियड में, जब आप सोइंग कर रहे होते हैं और उसके बाद इनिशियल टाइम पीरियड में धान की खेती में धान को ना भिगो के रखना पड़ता है, पानी के अंदर फ्लडेड करके रखना पड़ता है, और उसमें ना कुछ सांप, बिच्छू, छोटे छोटे फ्रॉग्स सब आके रहने लग जाते हैं। तो भैया ये क्या है? इसका मतलब ये भी एक इकोसिस्टम से। अगर इकोसिस्टम नेचुरल और क्या कहते हैं मैनमेड हो सकते हैं, तो इकोटोन भी मैनमेड हो सकता है। अगर कल को स्टेटमेंट आ जाए तो बिल्कुल बोल देना, यस इकोटोन कैन बी नेचुरल एंड मैनमेड बोथ। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? दोनों हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है। हाँ, तो बस फिर हम इकोटोन को इकोटोन कब कह सकते हैं? हम तब कह सकते हैं जब वहां एज इफेक्ट दिखे। यानी इकोटोन को पहचानने का एक तरीका है, एज इफेक्ट चेक कर लो। क्या दो ओवरलैपिंग एरियाज में, इकोसिस्टम्स में, क्या कुछ यूनिक सेट ऑफ स्पीशीज जन्म ले रही हैं? अगर ले रही हैं तो कह दो हाँ जी ये एक इकोटोन होगा। और जितना बड़ा इकोसिस्टम होगा उतना ही कंपैरिजन आराम से हो पाएगा, इजीली हो पाएगा। लिख लिया? अच्छा, अब अगला जो हमारे पास सवाल है वो ये है, व्हाट आर द रीजंस फॉर सच थिंग? जैसे एक रीजन मैंने आपको बताया था कि दोनों जगहों के रिसोर्सेज आपस में मिलते हैं। ऐसी क्या रीजंस हैं कि इस इकोटोन में एक नई तरीके की स्पीशी का जन्म हो जाता है? तो सबसे पहला, बोथ इकोसिस्टम्स कैन बी एक्सेस्ड 100%, ठीक है। सेकंड पढ़ो। जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं ना, तो सिर्फ बायोटिक चेंज नहीं होता है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स भी तो चेंज होते हैं। 100% आप यहां से सी की तरफ मूव करो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पीशीज के अंदर चेंजेस आएंगे, स्पीशीज के साथ साथ अब बायोटिक चीजों में भी चेंजेस आने लगते हैं। यानी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इकोक्लाइन। अभी लिखवाऊंगा इकोक्लाइन क्या होता है, बट एक चीज समझ लेना, इकोक्लाइन ग्रेजुअल चेंजेस हैं अब बायोटिक फैक्टर्स की वजह से। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इमेजिनेशन करते हैं। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं, और आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, आप गाड़ी पे बैठे हो और खिड़की वाली साइड में बैठे हैं। कई बार ट्रेन पे हम ऐसे होते हैं, खिड़की वाली साइड पे, विंडो साइड लेते हैं, और फिर वहां से ना चल रहे हैं और हम बाहर देखते जा रहे हैं। आप देखोगे पेड़ दिखते रहते हैं, है ना, पेड़ आते रहते, फिर आप सो गए, फिर आप उठे एकदम, आप भाई पता चला आप पहुंच गए हिमाचल। एकदम अलग आपको क्या मिलेगा? अब बायोटिक फैक्टर्स सब बदल चुके होंगे वहां पे, वहां की टोपोग्राफी बदल चुकी होगी, वहां की हवा चेंज हो चुकी होगी, सब बदल गया। यानी कि एक चीज तो पक्की है कि जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम मूव करते हैं, अब बायोटिक फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। पर मुझे एक चीज बताओ, जब आप एकदम चले हो अभी दिल्ली से, नोएडा से,
और हिमाचल जा रहे हो, क्या एकदम आंखों में देखकर सामने जब ट्रेन स्टार्ट हुई है क्या आप चेंजेस का पता लगा सकते हो? नहीं लगा पाते आप। सब सेम ही दिखता है, बट ऐसा नहीं है। एक पेड़ में दूसरे पेड़ में भी फर्क होगा। दिखता सेम क्यों है हमें? हमें दिखता इसलिए सेम है क्योंकि वो इतने ग्रेजुअल माइन्यूट चेंजेस होते हैं जो हमारी आंखों को परसीव नहीं हो पाते। 100%। सिर्फ इसका फर्क नहीं होगा, फर्क पता है किसका होगा? पत्तियों में फर्क होगा। फर्क किसका होगा? मॉइस्चर में फर्क होगा। फर्क को अगर आप देखने जाओगे तो सॉइल के टेक्सचर में फर्क होगा। वहां पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यहां पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसका फर्क होगा। फर्क पीएच लेवल में होगा, हो सकता है थोड़ा सा ही हो, छोटा सा हो, बट अगर हम केमिकल लैब में जाके उसको टेस्ट करेंगे तो दिख जाएगा, ऐसे नहीं दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है बिकॉज कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं। अभी हम इकोक्लाइन लिखेंगे, क्या होता है अगला हमारा टर्म वही है, बट हाँ इकोटोन एक ओवरलैपिंग एरिया जहां पे एज इफेक्ट पाया जाता है। एज इफेक्ट क्यों पाया जाता है उसके पीछे का पहला रीजन, रिसोर्सेज फ्रॉम बोथ इकोसिस्टम्स कैन बी एक्सेस। सेकंड, कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर, सनलाइट यानी अबायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो वेरी। थर्ड, क्योंकि ये सब चेंज हो जाता है तो माइक्रो क्लाइमेट्स बन जाते हैं। अच्छा मुझे एक जल्दी से बताओ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? हाँ तो कौन सा लॉन्ग टर्म है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर चेंज नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना। वेदर क्या है? एक ही दिन में 5 बार चेंज हुआ है, 10 बार चेंज हुआ है, राइट? अब किस तरीके का हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के असर दिख रहे हैं हमें। जिस समय सर्दी होनी चाहिए उस समय गर्मी है, जिस समय गर्मी होनी चाहिए उस समय बारिश हो रही है, मॉनसून अभी आ नहीं रहा है प्रॉपर। सो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आती है, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू नो कि माइक्रो क्लाइमेट नाम की चीज बन जाती है। यानी ऐसे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाते हैं, माइक्रो क्लाइमेट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे यूनिक स्पीशीज होल्ड कर पाती है। अगला देखिए, बोले ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट होने की वजह से, क्योंकि दोनों जगहों पे ज्यादा मिलेगी, एक जगह पे कम हो सकती है, तो बोले दोनों जगहों पे ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्लांट्स होते हैं। ज्यादा प्लांट्स होने की वजह से ज्यादा हर्बिवोर्स, इंसेक्ट्स, ज्यादा कीड़े मकोड़े मिलेंगे। ज्यादा कीड़े मकोड़े मिलेंगे यानी कि ज्यादा बर्ड। मेरे कहने का मतलब है यहां पे डाइवर्सिटी देखो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हर चीज यहां ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ज्यादा बर्ड्स होंगी तो ज्यादा फिर बर्ड्स को खाने वाले होंगे, प्रेडेटर्स ज्यादा होंगे। यानी कि एक फूड चेन ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है यहां पर, ठीक है? इकोसिस्टम एजेस एंड बॉर्डर एक्ट एज एनर्जी नेट्स और सीव कैप्चरिंग द मैसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, एक क्लासरूम ये इकोसिस्टम, एक दूसरा इकोसिस्टम वहां जहां मैम बैठते हैं, और इसके बीच का एक हॉलवे, इसको हम इकोटोन कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, इस क्लास में और उनके उस ऑफिस से बीच वाला जो एरिया है, इन तीनों एरियाज में ज्यादा हलचल कहां होती है? बिल्कुल बीच वाले एरिया में आपको ज्यादा लोग वहां पे हलचल करते हुए दिखेंगे। ज्यादा मूवमेंट कहां पे होगी? वहीं पे होगी। क्यों होगी पता है? यहां के लोग भी उधर जाते हैं कॉमन एरिया यूज करने, वहां के लोग भी आते हैं, तो यानी कि इन शॉर्ट वहां पे हलचल ज्यादा है, वहां पे एनर्जी के सोर्सेस ज्यादा हैं। सो इन शॉर्ट, इफ यूपीएससी आस्क यू व्हाई इन द कॉमन एरिया ओनली यू गेट यूनिक स्पीशीज, सबसे पहले तो उस कॉमन एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन में एज इफेक्ट पाया जाता है। एज इफेक्ट का मतलब यूनिक स्पीशीज होता है। यूनिक स्पीशीज मिलती क्यों हैं? क्योंकि ये रीजंस हैं। लिख लो फटाफट।
एंड जितने बड़े इकोसिस्टम होंगे, जितने वाइडर इकोसिस्टम होंगे, उतना ही इजीली हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब कुछ समय बाद वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द टॉपिक जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम कंजर्वेशन। और वहां पे मैं आपको बताऊंगा वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम। अभी भी एक रामसार साइट ऐड हो गई है लेटेस्ट 99th। क्यों भारत सरकार ऑल ओवर द वर्ल्ड वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि वो तो दलदल एरिया है, क्या है उसमें, बट है उसमें, क्योंकि वो इकोटोन्स हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताओ। लिखा, ठीक है। अब अगला जो हेडिंग है एज इफेक्ट, अगर आपको क्लियर है तो अगली हेडिंग डालिएगा इकोक्लाइन। लिखिए, इट इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल, इट इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल but continuous change. It is a zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another, from one ecosystem to another
when there is no sharp boundary, when there is no sharp boundary between the two, in terms of species composition. In terms of species composition, it deals with traits. It deals with traits such as pH, salinity, pH, salinity, water density, chemical variations. Hence, these variations cause a continuous gradual drift. Gradual drift. ओके, सो अब दो टर्म्स आ गई हैं, एक आ गया इकोक्लाइन, एक आ गया है इकोटोन। सबसे पहला तो आपको जो ध्यान में रखना है, देखो चाहे इकोटोन हो चाहे इकोक्लाइन हो, दोनों में एक चीज पक्की है, आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं। इकोक्लाइन में भी यही बात बोली जा रही है, इकोटोन में भी यही बात बोली जाती है कि हम वेन एवर वी आर शिफ्टिंग और मूविंग टुवर्ड्स वन इकोसिस्टम टू अनदर। अब वो कहते हैं कि इकोटोन क्या है? इकोटोन तो भैया वो एरिया हो जाता है जहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट ये बीच वाला एरिया को हम इकोटोन कह देते हैं, जहां पे एज इफेक्ट दिखता है। एज इफेक्ट यानी कि जहां पे हमें यूनिक सेट ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती हैं, इसी को हम एज इफेक्ट कहते हैं, और यही हमें इकोटोन्स एरिया में दिखते हैं। इकोक्लाइन क्या है फिर? इकोक्लाइन में भी आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम जाते हो, बट यहां पर स्पीशीज के कंपोजिशन पर चेंजेस नहीं बताए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं अगर आपसे बोलूं हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम जा रहे हैं और बीच वाले एरिया में यूनिक स्पीशीज मिली, आंख बंद करके कह दो वो इकोटोन है। बट मैं कहूं एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम जा रहे हैं, स्पीशीज की बात नहीं कर रहा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं फिजियोकेमिकल वेरिएशन की, मैं बात कर रहा हूं पीएच में वेरिएशन, मैं बात कर रहा हूं अब बायोटिक फैक्टर्स में वेरिएशन। बायोटिक की बात नहीं कर रहा मैं यहां, मैं सिर्फ अब बायोटिक फैक्टर्स की वेरिएशन की बात कर रहा हूं। सैलिनिटी में फर्क, डेंसिटी में फर्क, टेम्परेचर में फर्क, मॉइस्चर में फर्क, सनलाइट में फर्क, इन चीजों में फर्क अगर मैं आपसे कहूं, और वो भी इतना माइन्यूट लेवल पे हो रहा हो जो कि ग्रेजुअल है। देखो आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है इकोक्लाइन में? इट इज अ ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूअस चेंज। वही एग्जाम्पल कि आप यहां से बैठना स्टार्ट हो गए, अब ऐसा होता है एक पेड़ आपको दिखेगा, दूसरा पेड़ दिखेगा, तीसरा पेड़ दिखेगा, चौथा दिखेगा, बट कहने का मतलब यह है कि हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम ही जा रहे हैं। पहाड़ों पे जाओगे ना, पहाड़ों पे आप देखोगे पेड़ों की हाइट जो होगी
छोटी छोटी होगी, प्लस पतले पेड़ होंगे अगर तो उनमें कोन्स लगे हुए मिलेंगे, स्पाइन्स मिलेंगे। अब ऐसा तो यहां नहीं मिल रहा आपको गली के बाहर, यहां पे अलग तरीके के पेड़ हैं। बट अगर मैं ऑब्जर्व करता चलूं तो जी ऐसा है, मैं जब तक यहां नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक तो मैं डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डिफरेंस है, वो दिखता भी है। और वो दिखता कब है? जब हम एकदम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम पे चले जाएं और वो इतने बड़े हों कि वेरिएशन दिख जाए। पर इकोक्लाइन क्या है? इकोक्लाइन है ग्रेजुअल बट कॉन्टिन्यूअस चेंज ड्यू टू फिजिकल वेरिएशन इन द फैक्टर्स। सो अब बेसिक डिफरेंस क्या है इकोटोन और इकोक्लाइन में? तो इकोटोन स्पीशीज की कंपोजिशन के बेसिस पे बताया जाता है कि एक स्पीशी अलग है, दूसरी स्पीशी बिल्कुल अलग है। यहां पाए जाने वाली स्पीशीज में डिफरेंस है तो हम इकोटोन बोलते हैं। और इकोक्लाइन किस वजह से बोलते हैं हम? इकोक्लाइन कहते हैं अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। यानी मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि इकोटोन होता ही इसलिए है क्योंकि इकोक्लाइंस होते हैं, क्योंकि फिजिकल वेरिएशन होता रहता है जो कि ग्रेजुअल है, जो कि इतना कम है, जो कि कॉन्टिन्यूअस है कि हमें आंखों से दिखता नहीं है। इसलिए पूरी लाइन पढ़ो, उसमें आगे हम लोगों ने लिखा है वेयर देयर इज नो शार्प बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज कंपोजिशन। यानी कि स्पीशीज कंपोजिशन में चेंजेस नहीं है जी, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आते हैं फिजिकल। अबायोटिक एक्चुअल में सच्चाई ये है, वही जो आपने बोला अबायोटिक। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? अबायोटिक इज इंपैक्टिंग ऑन बायोटिक, बट बायोटिक इज ऑल्सो अफेक्टिंग अबायोटिक। वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं की सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं, फर्टाइल सॉइल है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। आप समझ रहे हो? ये पूरा रिलेशन जो चल रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे इकोटोन कैसे बनता है जी, इकोटोन इसलिए भी बनता है क्योंकि बायोटिक दूसरे बायोटिक से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अबायोटिक भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अबायोटिक चेंज होता चले जाता है, इसलिए कुछ नई तरीके की स्पीशीज आ जाती हैं। और इकोक्लाइन क्या है जी? इकोक्लाइन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बायोटिक चेंज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं बायोटिक भी चेंज हो रहा है, इसलिए तो अबायोटिक फैक्टर भी चेंज हो रहे होंगे। कहीं पे कुछ ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होता होगा, कहीं पे कम होता होगा, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी में डिफरेंस होगा, तो इसलिए आने वाली स्पीशीज में डिफरेंस होगा। कहने का मतलब दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। पर जब भी इकोटोन वर्ड आएगा, आंख बंद करके सिर्फ एक याद रखना है, एज इफेक्ट। इकोटोन को इकोलॉजी में डिफाइन ही एज इफेक्ट से करा जाता है, और एज इफेक्ट का मतलब यूनिक स्पीशीज, यानी कोई एरिया इकोटोन है कि नहीं है, ये मैं एज इफेक्ट और यूनिक स्पीशीज से डिफाइन करूंगा। और इकोक्लाइन को मैं फिजिकल वेरिएंट से डिफाइन करूंगा, फिजियोकेमिकल वेरिएशन से डिफाइन करूंगा। क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, डन। आ जाइए अगला टर्म। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग पहले एक बार कई सारे टर्म्स हैं वो एक बार कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। अब इकोजोन, ये एक और टर्म है जी। व्हाट इज इकोजोन? लिखो इसमें एक लाइन, एन इकोजोन और बायोजियोग्राफिक रेल्म। इकोटोन और बायोजियोग्राफिक रेल्म is the largest scale realm, REALM, biogeographic realms is the largest scale of biogeographic division. The largest scale of biogeographic division.
these divisions are based upon these historic and evolutionary distribution of plants and animals. Distribution of plants and animals. ओके जी, अब ये समझते हैं पहले क्या है ये। याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे हम लोगों ने बात करा था एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल कहलाया जाता है। वो इंडिविजुअल तब कहलाया जाता है दो कंडीशन पूरी कर सके, फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर सके, ऑफस्प्रिंग्स भी फर्टाइल पैदा कर सके, राइट। इंडिविजुअल्स कई सारे सेम स्पीशीज़ के कहलाए जाते हैं, यानी कि एक ही स्पीशी का एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल है। फिर अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीपल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, पॉपुलेशन। डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट पॉपुलेशंस, कम्युनिटी। कम्युनिटी कई सारी मिला के इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कई सारी बना के बायोम, और बायोम्स कई सारी मिला के बायोस्फीयर, बायोस्फीयर्स यानी कि फिर हम सबसे बड़ा अर्थ पे बात कर लेते थे। तो अब ना आपको एक चीज समझनी है कि वापस से हमें यही जाना है, बस अब हमें एक पॉइंट समझना है। जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, यानी कि जब इकोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं जी? वो अर्थ के जियोलॉजिक फीचर्स, इकोलॉजिक फीचर्स, इकोसिस्टम्स, इन सबको स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे जूम आउट करके बड़े लेवल पे जब वो स्टडी करते हैं, यानी लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक डिवीजन करके जब वो स्टडी करते हैं, तो वहां पे कॉन्टिनेंट वाइज नहीं होता है, वहां पे किस वाइज होता है? वहां पे इट इज बेस्ड अपॉन बायोजियोग्राफिक रेल्म्स या इकोजोन्स। मेरे कहने का मतलब है, एज एन इकोलॉजिस्ट मुझे छोटे से छोटे लेवल पे स्टडी करना है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या इकोलॉजिकल उसका नीश है। याद है इकोलॉजिकल नीश, यानी कि वो क्या यूनिक रोल परफॉर्म कर रहा है। तो मैं एकदम छोटे से छोटे रूप में चेक करना चाहता हूं कि वो क्या इंपैक्ट डालता है। एक है मैं बड़े से बड़े रूप में चेक करना चाहता हूं कि भैया यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की जो अलग अलग फ्लोरा एंड फौना है उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो अगर मैं लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक डिवीजन की बात करूं, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफिक रेल्म। ये सारे बायोजियोग्राफिक रेल्म्स हैं। और ये कैसे बने बायोजियोग्राफिक रेल्म्स? कैसे इकोलॉजिस्ट ने इनको डिफाइन किया है जी? ऐसा है, पहले अभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको ये बात पता चलेगी। द एंटायर अर्थ एक सिंगल कॉन्टिनेंट में था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया। फिर ये पैंजिया टूटा, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड मास। बीच में आया था, याद है, टेथिस सी। फिर डिवीजन होना स्टार्ट हुआ अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। याद, इसी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर ये कैसे डिवाइड हुआ है ओवर द कोर्स। इकोलॉजिस्ट ने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। एक है जैसे नियाटिक बायोजियोग्राफिक रेल्म, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, कैसे स्टार्टिंग में डिवीजन हुआ था, लार्जेस्ट स्केल पे डिवीजन जो हुआ था उस समय का, उसी के बेसिस पे इन्होंने डिवीजन करके नाम दिए हैं। एक है एफ्रोट्रॉपिकल, एक है नियोट्रॉपिकल, एक है अंटार्कटिक, एक है ऑस्ट्रेलियन, एक है इंडोमलायन, एक है पेलियाटिक, एक है ओशनियन। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं जी, तो भारत किस में आता है? पेलियाटिक और इंडोमलायन, दोनों रेल्म से घिरा हुआ है, इसका असर आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हर एक बायोजियोग्राफिक रेल्म या हर एक इकोजोन की
अपनी ही एक अलग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है कि वो जन्म कैसे लिए वहाँ पे जानवरों ने किस तरीके से अडेप्ट किया, वहाँ पे जानवरों ने किस तरीके से वेरिएशन आया, किस तरीके से म्यूटेशन आया, किस तरीके से सेलेक्टिव अडेप्टेशन हुआ, किस तरीके से उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, कैसे वो एवोल्यूशन की हिस्ट्री में जीते गए। भैया ऐसा है, कहते हैं ना कि हम उस दिन भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आज अगर आप और मैं यहां पर मौजूद हैं, या हमारी जो ह्यूमन रेस यहां पर मौजूद है, ये होमोसेपियन सेपियन मॉडर्न ह्यूमंस यहां पे मौजूद हैं, तो इस बात पे गर्व फील करो। क्यों? क्योंकि आप एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से आए हो। आपकी बॉडी के अंदर कितनी क्षमता है चीजों को झेलने की, ये आप नहीं जानते हो अभी। कितना टेम्परेचर वो झेल सकता है, कितनी ठंड वो झेल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड उसी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से तो आए हम, वही तो देखते हुए आए हम, कितने सारे संघर्ष करते हुए आए हम। हमारे दांतों की शेप ऐसी ही इसलिए बनी क्योंकि हमें जिस तरीके का खाना मिला। हमारे हाथ पैर इसी तरीके से इसलिए बने ताकि हम जिस तरीके के फूड को ईट करते थे। अब पक्षी का अलग है, आपका अलग है, हिरण का अलग है, सबके लिए। क्यों? क्योंकि उनके अडेप्टेशंस अलग अलग हैं। सो मेरे कहने का मतलब है, जब हम बिल्कुल लार्जर स्केल पे डिस्कशंस करते हैं ना, सबसे बड़े लेवल पे, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, बायोजियोग्राफिक रेल्म। बायोजियोग्राफिक रेल्म बोल लो, या इसका दूसरा नाम है इकोजोन्स। सो व्हाट आर इकोजोन्स और बायोजियोग्राफिक रेल्म्स? दे आर द लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक डिविजन्स of earth surface based upon evolutionary history of plants and animals। लिख लो वहीं पे नाम, बस मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बट वहां पे नाम मेंशन कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। या आपस में कैसे आपस में एक दूसरे से डिवाइड हुए? हो सकता है ओशियन से, हो सकता है सी की वजह से, हो सकता है कहीं पे माउंटेन्स निकलाए तो दो आपस में डिवाइड हो गई, कहीं पे गड्ढा आ गया, रिजेस बन गए, बैरियर्स क्रिएट हो गए। यू नेवर नो क्या जियोलॉजिक प्रोसेस रहा है वहां पे। Yes, these are the biogeographic realms। हाँ, अब इसके अंदर जैसे एक बायोजियोग्राफिक रेल्म है, इस बायोजियोग्राफिक रेल्म को जूम इन करोगे, जैसे ही जूम इन करोगे कई सारे, पता है क्या दिखेंगे? बायोम्स। तो बायोम्स बड़े इकोसिस्टम्स हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जब आप एफ्रोट्रॉपिकल देखो तो आपको कई सारे बड़े बड़े बायोम्स यहां पे देखने को मिल जाएं। यानी एक ही रेल में हो सकता है 10 बायोम हो। फिर जैसे ही आप एक बायोम को जूम इन करके चेक करोगे, कई सारे इकोसिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे आपको। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे, नेचुरल, मैनमेड, बोथ। जैसे ही आप उसको जूम इन करके चेक करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? हैबिटाट्स। कई सारे छोटे छोटे घर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप एक हैबिटेट को जूम इन करके देखोगे तो कई सारे ऑर्गेनिज्म अपना अपना काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे, अपना अपना यूनिक रोल परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएंगे। फिर आप एक ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल डीप में स्टडी करो, यानी सबसे छोटे लेवल पे स्टडी करो, तो उसको क्या कहते हैं?
सबसे बड़े लेवल पे लार्जेस्ट बायोजोग्राफिक डिवीजन इज कॉल्ड इकोजोन, स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड इकोटोप। लिख लो एक लाइन, इन लैंडस्केप एंड स्पेशियल इकोलॉजी, स्पेशियल इकोलॉजी लैंड बेस्ड, स्पेशल का मतलब होता है लैंड बेस्ड इकोलॉजी। In landscape and spatial ecology, the term ecotope refers to the smallest spatial unit, or component, smallest spatial unit or component of an ecological landscape, यानी सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे अगर आप चेक करने जाते हैं और इकोलॉजी पढ़ने जाते हैं, इकोलॉजिस्ट सबसे छोटे से छोटे माइन्यूट लेवल की स्टडी करते हैं तो कहते हैं इकोटोप। सबसे बड़ा करते हो तो इकोजोन्स या बायोजोग्राफिक रेल्म। यानी क्या अगर एक कल को लाइन लिखी आ जाए, मैनी इकोटोप्स क्रिएट इकोजोन, सही स्टेटमेंट है ये? मैनी इकोटोप्स क्रिएट इकोजोन्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कई सारे इकोटोन्स मिला करके क्या बनेगा? इकोजोन। यानी अगर ये इकोजोन है, दिस इज इकोटोप। क्लियर है ना? यानी अब अगर हम लोग दोबारा से डिस्टिंक्शन और इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़े लेवल पे अगर स्टडी होता है तो इकोजोन, बायोजोग्राफिक रेल्म्स। बायोजोग्राफिक रेल्म्स के अंदर हम बायोम्स को देखेंगे, कई सारे। एक बायोम के अंदर कई सारे इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर कई सारे हैबिटेट, एक हैबिटेट के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म अपना अपना इकोलॉजिकल नीश परफॉर्म कर रहे होंगे और उस एक ऑर्गेनिज्म के एक इकोलॉजिकल नीश को अगर हम स्टडी करेंगे तो इकोटोप, स्मॉलेस्ट स्पेशियल लेवल पर डिस्कशन करना है तो। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, चलिए अगला टर्म। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद वी विल डिस्कस कि ये है क्या। अलग अलग डॉग्स की ब्रीड है, राइट? जैसे कुछ लोग जर्मन शेफर्ड पालते हैं, कुछ लेब्रा पालते हैं। ऐसी ना, मेरा एक दोस्त है, उसने हस्की पाला हुआ है। हस्की, साइबेरियन हस्की, मतलब रशिया की ब्रीड है एक, ठीक है। जनरली साइबेरियन हस्की ठंडे एरियाज में रहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ उसके साथ क्या है।
भाई हमारा गर्मी में रह ले, हाँ वो पसीने में तर तर हो जाए, कोई लेना देना नहीं है। वो साइबेरियन हस्की एकदम रानी की तरह रहती है भाई, एकदम फुल ठंड, 24 घंटे एसी चाहिए उसे। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म और हर एक स्पीशीज की अपनी एक टॉलरेंस रेंज होती है। यानी हर एक स्पीशी अपने एक प्रेफरेबल एनवायरमेंट में जीने की कोशिश करता है, बट अपने एक्सट्रीम्स में वो जी सकता है, और अगर उस एक्सट्रीम को भी क्रॉस कर दिया आपने, खत्म। दोबारा से कह रहा हूं, हर एक स्पीशी अपने बेस्ट एनवायरमेंट में, मान लो ये उसका बेस्ट एनवायरमेंट है, तो उसमें तो वो जीना चाहेगा, यानी सबसे ज्यादा फ्लरिश वो यहीं करेगा। अपनी एक्सट्रीम्स पे जी सकता है, बट अगर आप इसके भी इधर चले गए, स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट, ऑर्गेनिजम्स विल डाई। ये हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ है। कोई भी ऑर्गेनिज्म आप उठा लीजिए, आप पोलर बियर को उठा के यहां ले आइए, इमीडिएट डेथ। टॉलरेंस रेंज नहीं है। टॉलरेंस रेंज की बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी डॉग का एग्जांपल दे रहे थे, तुम अपने स्ट्रीट डॉग्स को देख लो, एक गली मोहल्ले के कुत्ते जो हैं, भाई साहब ये गली मोहल्लों की कुत्तों की इज्जत नहीं है, बट इज्जत कर लो उनकी। पता है क्यों? क्योंकि गली मोहल्ले के जो कुत्ते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके आसपास की स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, इनका जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है ना, इट इज वेरी वेरी हाई। इनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा, पता है क्यों होता है? 52 डिग्री सेल्सियस आने वाला है, अभी आईएमडी बार बार रिपोर्टिंग दे रहा है, हीट वेव्स आने वाली है ना। 52 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रह जाएगा तुम्हारा वो कुत्ता। और दिल्ली में जब ठंड पड़ती है, नोएडा में जब ठंड पड़ती है, तो भाई जाता है 2 डिग्री सेल्सियस भी, 1 डिग्री सेल्सियस जी जाएगा वो। और ठंड में भी जी जा रहा है, वो गर्मी में भी एक्सट्रीम पे। क्यों? दे हैव मोर adaptation and more tolerance power. I'll give you one more example. हम ना एक मिशन चला रहे हैं, एक मिशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या कर रहे हैं हम लोग इंडिजीनियस गाय, इंडिजीनियस बफेलोज, इंडिजीनियस हमारी जो कैटल ब्रीड्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इंडिजीनियस का मतलब क्या है? हाँ, स्वदेशी। आपने सुना होगा देसी गाय, देसी भैंस, है ना। स्वदेशी यानी अपनी घर की खेती जो यहीं मिलती है, बस बाहर वाली नहीं, हाइब्रिड वाली नहीं, एक्सोटिक नहीं, अपनी घर वाली देसी। अच्छा, देसी गाय, देसी भैंस, देसी कैटल्स, इनको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप? जबकि दूध ये कम देती हैं। अगर तुम एक्सोटिक ले आओगे ना, न्यूजीलैंड से ले आओ, हाँ ब्रिटेन की उठा लाओ, सुना होगा आपने जर्सी, देगी बढ़िया दूध, देसी कम देगी। बट फिर भी भारत सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रही है और अपनी इन इंडिजीनियस ब्रीड्स को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वाई? नहीं, ठीक है, पहचान है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हो जाए, वही तो पूछ रहा हूं। एक्सटेंट नहीं होने देना चाहते हैं हम, ऑब्वियसली इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तभी मिशन चला रहे हैं हम सेफ। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो देसी है ना, ये भारत के टेम्परेचर, भारत के एनवायरनमेंट, भारत का क्लाइमेट, भारत का पीएच, भारत का जितना भी एटमॉस्फेरिक जो भी आप चीजें अबायोटिक फैक्टर्स कह सकते हो, उसमें जी के आई है। और क्योंकि ये उसमें जी के आई है, तो एवोल्यूशन की हिस्ट्री में ये सरवाइव करके आई है। यानी देसी गाय हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आप बाहर की गाय को ले आओ, बीमारी लग जाएगी, मर जाएंगी। देसी गाय की बीमारी नहीं लगेगी, देसी गाय आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडीज भी तो इसी टेम्परेचर, इसी क्लाइमेट, इसी तरीके के बायोटिक फैक्टर्स में जी के आई है।
तो इसीलिए जैसे आप लोगों ने सुना होगा आजकल ने एक बड़ी नौटंकी चालू हो गई है देश विदेश में, लैक्टोस इंटॉलरेंट, सुना है? नहीं सुना? कहते हैं दूध नहीं पचता, दूध नहीं पीना चाहिए, लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं कई लोग। बकवास, आई डोंट बिलीव इन टू दैट। ये क्या है? हाँ लैक्टोस इंटॉलरेंट है, पता है कौन लैक्टोस इंटॉलरेंट है? आपके अंग्रेज, वेस्टर्न, वेस्ट है भाई वो अंग्रेज लोग हैं, फॉरेनर्स हैं जिनकी लैक्टोस इंटॉलरेंसी। आप क्या तो यार कृष्ण जी माखन खा के आ रहे हैं। एवोल्यूशन की हिस्ट्री को अगर तुम पढ़ोगे, हमारे यहां दूध आज से है क्या? है ना, ऋग्वेद में है गायों का जिक्र। क्या बात कर दी, यानी आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है उसे, आपको घबराने की जरूरत थोड़ी है। ये उनके लिए है क्योंकि उनके यहां नहीं था ये कल्चर, इसलिए उनकी बॉडी इनटॉलरेंट है। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज, टॉलरेंस पावर अपनी काफी अच्छी है। हम स्पीशीज की टॉलरेंस पावर अच्छी है, हर एक की नहीं है। अब भारतीय जो मजदूर है, किसान है, जो आदमी है, यार कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर झेलता है, 52 53 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम जी रहा है, जिंदा ही है ना हम। बट 60 डिग्री हो गया तो बीमारी लग जाएगी, 70 हो गया तो मर जाओगे। ऐसे ही आप बोलो सर ठंड तो झेल लेते हैं, जाओ फिर सियाचिन ग्लेशियर जाओ जरा, वहां पे 99% का फैटिलिटी रेट है हमारे सोल्जर्स का। वहां जो सियाचिन पे हम जो जाते हैं, NJ9842 को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, -60 -80। हम कहते हैं पाकिस्तान से भाई तू भी छोड़ दे, हम भी छोड़ दे, तेरा भी नुकसान है हमारा भी है, कोई फायदा नहीं है, सोल्जर्स की डेथ ही हो रही है इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि हमें पता है वो बदमाश है, हम छोड़ के जाएंगे, वो आ जाएगा वहां पे कब्जा कर लेगा, और वो एक ऐसा चोक पॉइंट है, अगर उसने कब्जा कर लिया बिल्कुल तो वो हमारा बहुत बड़ा चिकन स्नैक और ये वो बहुत सारा एरिया कब्जे में ला सकता है। नहीं तो इतनी क्यों? क्योंकि यार आपको पता है वहां से जो सोल्जर्स निकल के आ रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डाल रहे हैं। जो जिंदा भी बच के आ रहा है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में है। मेमोरी लॉस, फैमिली भूल गए, अलग क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की भी एक इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है, क्योंकि उससे इधर जाते ही आप भी खत्म। बट हाँ, हमें सबसे अच्छा मौसम क्या लगता है? ये 18 से 20 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर, देखा आपने कितना सुहाना मौसम होता है। अच्छा आपने एक चीज और नोटिस करी है, जब ऐसा प्लेजेंट मौसम होता है ना, तुम्हारा मुंह नहीं बना होता, अभी तो मुंह ही बना सा रहता है, एक अजीब सा ना, गुस्से में रहते हैं सारे, किसी भी पब्लिक को मेट्रो में देखो करके बैठे होंगे, बट आप खुश रहते हैं, प्लेजेंट मौसम है, आपका कैपेसिटी टू वर्क भी बढ़ जाता है, एबिलिटी टू वर्क भी बढ़ जाता है। एक ना क्वेश्चन था, पूछा गया इंटरव्यू में कि ज्यादातर जो डेवलप्ड देश है, डेवलप्ड आप जानते हैं ना, जो विकासशील नहीं है, जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, ये ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलेंगे, ऊपर की साइड में मिलेंगे, नीचे की साइड में ज्यादातर गरीब, है ना, ट्रॉपिकल में नहीं मिलेंगे। तो बोले कि इसके रीजन बताओ, बहुत सारे रीजन है, वन ऑफ द रीजन बता रहा हूं, वन ऑफ द रीजन क्लाइमेट। यूरोपियन नेशंस इतने डेवलप्ड पता है क्यों है जी? यूरोपियन नेशंस में प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, प्लेजेंट क्लाइमेट, प्लेजेंट टेम्परेचर्स रहते हैं, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, तो लेबर और वर्क फोर्स अपने मैक्सिमम पे काम कर पाती है। हमारे यहां लेबर फोर्स का तो रस निकल जाता है गर्मी में। सो इन शॉर्ट, एवरी स्पीशी, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए टॉलरेंस एडेप्टेशन लिमिट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ये लॉ किसने दिया? शेल्फर्ड ने। तो इन्होंने ये लॉ बताया, मैं एक बार आपको लॉ दिखा देता हूं।
देखो दिस इज द लॉ। ये लॉ में शेल्फर्ड ने एक डायग्राम दिया जहाँ पे उन्होंने बोला कि वाई एक्सिस पे विल टेक पॉपुलेशन साइज, यानी स्पीशीज कितने सारे हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कोई सा भी, मान लो टेम्परेचर, डेंसिटी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं टेम्परेचर। तो बोलते हैं कि ना एक क्या आता है इसका, ऑप्टिमम रेंज। ऑप्टिमम रेंज का मतलब क्या है, जहां पे परफेक्ट दे आर हैप्पी, बल्कि हैप्पी नहीं है, यहां पे क्या होगा, अबंडेंस होगी इंडिविजुअल्स की, पॉपुलेशन साइज सबसे ज्यादा यही मिलेगा। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके हक में हैं तो दे विल बी मोर। फिर वो बोलते हैं अगर हम थोड़ा सा इधर जाएं या थोड़ा सा इधर जाएं तो फिर क्या होगा, फ्यू इंडिविजुअल्स ही मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये अपने एक्सट्रीम्स पे आ रहे हैं। बट अपने एक्सट्रीम को भी क्रॉस कर दिया अगर इन्होंने, तो देखो क्या है, देयर इज नो इंडिविजुअल, फिर नहीं मिल पाएगा। यार ये बात समझ, बना लो वहीं पे। अब आप जिराफ को ले जाओ गर्मी वाली जगहों में, अफ्रीका के एकदम घने और ऐसे जंगल जहाँ पे आप देखोगे एकदम भयंकर स्कॉर्चिंग हीट है, वो जिंदा रह लेगा। और ठंडे इलाके में ले जाओ जिराफ को, मर जाएगा, रेंज ही नहीं है। बनाया? वहीं पे मेंशन कर लेना, इट इज कॉल्ड टॉलरेंस पावर ऑफ द स्पीशी बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ अडेप्टेशन, कितना उसने अडेप्ट कर रखा उसी के बेसिस पे रहेगा। एंड शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस भी इसे कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो ना सैलिनिटी बहुत कम, मतलब मिनिमम सैलिनिटी पे ही जी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहने वाले, याद है ना 0.5 पीपीटी वाले, तो वो तो वहीं तक ही रह सकते हैं जी। बट अगर आप उनको एक्सट्रीम में ले जाएं तो देन यस वो मर जाएंगे। सो यानी कि जो नैरो रेंजेस में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरी हेलाइन, थैंक यू। और जो वाइडर रेंजेस में रहते हैं देन स्टेनोहेलाइन। यानी ये ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी रेंजेस काफी बड़ी हैं, कितना भी नमकीन पानी हो दे कैन सर्वाइव।
एग्जाम्पल में अभी हम पढ़ेंगे एक प्लांट जिसका नाम है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स आप देखोगे सॉल्टी इकोसिस्टम में ही मिलेंगे, ब्रैकिश इकोसिस्टम में ही मिलते हैं। जनरली तुम जाओ और कहीं पे एक पेड़ में जाके ज्यादा नमक डाल दो, अपने घर में जाओ और एकदम नमकीन पानी डाल दो, गल जाएंगी सारी जड़ें, मर जाएगा प्लांट। बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो सॉल्ट को सिक्रीट कर देते हैं, अपनी पत्तियों में से ही सॉल्ट बाहर निकाल देते हैं। अडेप्टेशन, इसलिए जी पा रहे हैं वहां पे। है ना, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल हाइपरथर्मोफाइल, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर्स में जी सकते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स होती हैं, जमीन के नीचे आप ऐसे देखेंगे ऐसे वेंट्स बन जाती हैं। जैसे ये लैंड है, सी का लैंड है, ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे वेंट्स क्रिएट हो जाते हैं छोटे छोटे। इधर एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर, वहां पे भी कुछ जानवर जिंदा रह जाते हैं। अब जानवर नहीं होते जनरली, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत गर्मी में जिंदा रह सकते हैं, यानी 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी दे कैन सर्वाइव वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि उनकी रेंज काफी वाइड है। सो एवरी स्पीशी की सक्सेस इस बात से भी डिपेंड करती है कि उसकी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या है। यानी कल को तुम्हें अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी हो, बचाना हो किसी जानवर को, तो सिर्फ इससे लेना देना नहीं है कि उसका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट भी पता लगाना पड़ेगा, उसका इकोलॉजिकल नीश भी पता लगाना पड़ेगा, वो किस तरीके के बायोम में सर्वाइव करके आया होगा, एवोल्यूशन की हिस्ट्री उसकी वो भी पता लगानी पड़ेगी। आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि उसका फूड कैसा है, लिमिटिंग फैक्टर्स तो नहीं मिल रहे हैं उसे, और फिर आपको फाइनली उसकी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड भी जाननी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि हम उसको ऐसी रेंज में डाल दें टेम्परेचर की, सैलिनिटी की, पीएच की, खत्म ही हो जाए वहां जाके। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सारे फैक्टर्स जानने जरूरी हैं। हाँ हाँ, लिमिटिंग फैक्टर्स में प्रीडेटर्स, बायोटिक फैक्टर, और बाकी सनलाइट ये वो। लिमिटिंग का मतलब ही ये है कि एक जानवर एक जगह तक लिमिट ही अबायोटिक से होता है, तो कोई भी बायोटिक हो अबायोटिक हो, ये लिमिट कर सकती है किसी की ग्रोथ को। ठीक है, क्लियर है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड? चलो।